यूनियन के सभी पदाधिकारी और फेडरेशन का भी पदाधिकारी लोग इधर शामिल है और ऋषभपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मजदूर यूनियन का कैडर साथियों, हमारा 507 आर्मी बेस वर्कशॉप को भी साथी लोग हैं, तो हम सभी साथी को स्वागत कर रहा हूँ। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो कॉमरेड देवज्योति ने हमको फ़ोन किया, कारण कल 2 मीटिंग, सुबह हमको डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स को जाना है, 3 बजे काशीपुर अपना डमडम फैक्ट्री में ऐसा ही कैडर मीटिंग रखा है, 4:30 बजे काशीपुर का मीटिंग। पर 21 पूरा दिन हमारा JCM तरीका स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग, 22 को हमको वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, तो टाइम किधर। तो फिर हमने कॉमरेड देवज्योति को बोला हम संडे 2 बजे तक पहुँचेंगे, तो शाम को आप एक मीटिंग अरेंज कर सकता करके हमने उनको सवाल पूछा। उन्होंने भी कॉन्फिडेंस में बोला यस, संडे का दिन हम अरेंज कर सकता है। हमारा मन में भी थोड़ा डाउट था। हम गाड़ी में आने का समय भी देवज्योति को आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉमरेड्स संडे दे विल स्पेयर देयर टाइम, बट आप सबको देखने के बाद अभी बैठने का जगह नहीं है, आप इतना इंटरेस्ट लेके इधर आया, आप लोगों का मन में क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या आशंका है, उसका क्लैरिफिकेशन फेडरेशन का तरफ से सुनने के लिए आप लोग आया। मुझे बहुत खुशी है, आप सबको अभिनंदन, आप सबको लाख सलाम। साथियों, सबसे पहले कुछ विषय हम क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम लोग का डिमांड क्या है? व्हाट वाज आवर डिमांड? हम लोग का 2 डिमांड था। एक तो कॉर्पोरेटाइजेशन को विड्रॉ करो, इसको पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का स्टेटस में लेके आओ। लेकिन एक मेजर पॉलिसी मैटर है, वो सरकार का पॉलिटिकल डिसीजन है, तो उस पॉलिटिकल डिसीजन से अभी का सरकार कितना नीचे आएगा करके हम लोग का मन में मालूम है, आपको भी मालूम है, वेदर दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू विड्रॉ द डिसीजन ऑन कॉर्पोरेटाइजेशन। फिर भी हम लोग सरेंडर नहीं कर सकता, बिकॉज ये हम लोग का पॉलिसी का खिलाफ का डिसीजन है। हम लोग तो 2000 से तब TKA नायर कमेटी आया, नरसिम्हा राव ने बनाया TKA नायर कमेटी को, उनका रिपोर्ट सबमिट किया, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बना तब उनको सबमिट किया। वो उस समय से लेके अलग अलग कमेटी, TKA नायर कमेटी, जाफा कमेटी, केरकर कमेटी, विजय राघवन कमेटी, ऐसा अलग अलग कमेटी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करने का सिफारिश। लेकिन हम लोग का तो आंदोलन है, स्ट्रगल है, प्रोटेस्ट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्कर अभी सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इकट्ठा करके एक आंदोलन किया, उसका वजह से अलग अलग समय अलग अलग मिनिस्टर लोग हम लोग को राइटिंग में आश्वासन दिया, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। ऐसा एक मिनिस्टर नहीं कॉमरेड्स, आप सबको मालूम है, 5 मिनिस्टर्स, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, AK एंटनी, अंतिम में मनोहर पर्रिकर, ये 5 मिनिस्टर ने राइटिंग में दिया हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन वो सब पहले कर दिया। कोविड-19 का परिस्थिति में हम लोग सब घर में, लॉकडाउन में, पूरा देश लॉकडाउन में, अब कोविड-19 रिलीफ का नाम पर निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर टीवी का सामने आके डिक्लेयर कर दिया, सरकार ने निर्णय लिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करने। 2020 में उनका अनाउंसमेंट था, उसी समय से लेके हम लोग का फाइट था, 5 दिन का हड़ताल किया।
एक साधारण विषय नहीं है। 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का 5 दिन का स्ट्राइक था, द ग्लोरियस 5 डे स्ट्राइक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उसके बाद 1968 में एक ही दिन हड़ताल किया, लेकिन हम डिफेंस में अकेला 5 डेज हम लोग ने हड़ताल किया इस कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ। लेकिन सरकार सुनने का तैयार नहीं, सरकार उनका डिसीजन में प्रोसीड किया। फिर भी हम लोग सरेंडर नहीं किया। हम लोग ने मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। ठीक है, हमारा भी सीनियर लॉयर हमको एडवाइस किया, देखिए ये एक सरकार का डिपार्टमेंट सरकार का हाथ में रहेगा, उसको पब्लिक सेक्टर बनेगा, वो सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग जजमेंट है, सरकार का पॉलिसी डिसीजंस में कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, इसलिए चांस बहुत कम है। बहुत सीनियर लॉयर है चेन्नई में हमारा लॉयर। तो फिर हम लोग ने उनको बोला ठीक है, सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। फिर भी ये 5 मिनिस्टर ने तो राइटिंग में दिया, तो उसको हम लोग चैलेंज भी नहीं किया कोर्ट में। फिर 10 साल के बाद 15 साल के बाद दूसरा कोई सरकार आएगा, हम उस सरकार के पास जाके रिक्वेस्ट करेगा, डिमांड करेगा, इसको वापस आर्टम्स फैक्ट्री बोर्ड करो करके, तब वो सरकार हमको पूछेगा उस समय क्या आप लोग विरोध किया, आप लोग ने कुछ प्रोटेस्ट किया। अभी 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी हमारा पास आके क्यों बोल रहा है, ये सवाल पूछ सकता है। Therefore, we cannot surrender. Let us fight. वो एक। दूसरा, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके भर्ती में आए, हम तो हमारा देश का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 309, 310, 311 का अनुसार आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमको कैसे कंपनी का कर्मचारी बन सकता है लोग? हाउ कैन दे मेक मी ए एम्प्लॉय ऑफ द डीपीएसयू? आई डोंट वांट। हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हम आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कभी भी हम आपको डीपीएसयू का एम्प्लॉय बन सकता करके, देयर इज नो कंडीशन इन माय अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में किधर भी ये प्रोविजन है, at any point of time the government will transfer you to public sector as a PSU employee। ऐसा किधर? ऐसा नहीं है। तो ये सब विस्तार में आर्ग्यूमेंट्स मद्रास हाई कोर्ट में प्लेस हो चुका है। उसके बाद ही जज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को सरकार की तरफ से अपीयर हुआ, उनको भी ये सवाल पूछा। ठीक है, कारण उन्होंने बोला ये पार्लियामेंट में सरकार को मेजॉरिटी है, पीपल आर गिवन ए मैंडेट। ठीक है, 5 मिनिस्टर ने राइटिंग में दिया, वो उस समय का सरकार का पॉलिसी है। अभी इस सरकार ने डिसाइड किया उस पॉलिसी को चेंज करने का, इसीलिए वो कोई मैंडेट नहीं है। 5 मिनिस्टर ने राइटिंग में दिया, इसीलिए हम कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उस समय का पॉलिसी था, अभी इस समय का पॉलिसी है। ऐसा सरकार की तरफ से ये सब आर्ग्यू कर रहा था। जज ने उनको वही सवाल पूछा। ठीक है, ये सब आप बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इनका सर्विस के बारे में क्या है? व्हाट अबाउट देयर सर्विस कंडीशन? उनको आप कैसे कंपनी का कर्मचारी बन सकता है? हाउ कैन यू मेक देम द कंपनी एम्प्लॉय? तो उसी में फिर सरकार का वकील ने, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बोला सर हमको 1 महीने का समय चाहिए, हम सरकार से कंसल्ट करके हम इसका जवाब देंगे। तो 1 महीने के बाद उन्होंने जवाब दिया कांग्रेस। उस जवाब में कुछ आश्वासन दिया, उस आश्वासन का अनुसार आप रिटायरमेंट तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपका सर्विस प्रोटेक्टेड है कांग्रेस। ये एआईडीएफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
उन्होंने राइटिंग में कोर्ट में दिया। उन्होंने क्या दिया, हम इसलिए अभी हमारा तो मीटिंग हुआ फेडरेशन का, ऑफिस बेयरर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग, हमने ये ऑप्शन आने के बाद बीसी में सबसे डिस्कस किया। सभी लोग का डिमांड था, आप बार बार बोल रहा है मद्रास हाई कोर्ट में सरकार ने ये आश्वासन दिया, वो आश्वासन दिया, वो काउंटर एफिडेविट को आप सर्कुलेट करो। हमने पूरा सर्कुलेट किया, ये सब अभी पब्लिक डोमेन में है। इसमें ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, हमारा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में क्या पिटीशन, काउंटर पिटीशन फाइल किया, उसी का पोर्शन हम पढ़ रहा हूँ। टिल सच टाइम the employees remain on deemed deputation to the new entities, they shall continue to be subject to all rules, regulations. एक आपने ने बोला ना रेलवे का फैसिलिटी आपको मिलेगा, यही है। All rules, regulations are applicable to the central government servants. Their pay scale, allowances, leave, medical facilities, career progression and other service conditions will also continue to be governed by the extant rules, regulations and orders as are applicable to the central government servants. इसके अलावा आपको क्या चाहिए, अभी हम ये डाउट है, वो डाउट है, उसमें हम क्या जवाब देंगे आपको? दिस इज वेरी क्लियर। उसका अलावा पैरा नंबर 55 बीडी में वही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी कंपनी में ही आप डीम्ड डेपुटेशन में रहेगा करके उन्होंने राइटिंग में बोला। इसी कंपनी में आप किधर काम कर रहा उधर ही आपको हम डीम्ड डेपुटेशन में रखेंगे, ये भी उन्होंने राइटिंग में इस पिटीशन में दिया। वो सब इस एफिडेविट में है। पैरा नंबर 55 A and B, it is humbly submitted, कौन बोल रहा? सरकार बोल रहा कोर्ट में। It is humbly submitted that employees will continue to be central government employees on deemed deputation to the new corporation unless they themselves opt to get permanently absorbed to those new corporations. क्या चाहिए? सरकार ने कुछ बोल रहा है, डेपुटेशन में है, क्या सुविधा उनको अवेलेबल है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एवरीथिंग, मेडिकल, एलटीसी, क्या क्या है पूरा वो आपको मिलेगा। तो हम ये जजमेंट आया 2024 में, दिस जजमेंट हैज कम इन 2024। हम 2 साल से फाइट कर रहा है। ये कोर्ट जजमेंट आप इम्प्लीमेंट करो, नोटिफिकेशन इश्यू करो, लेकिन तैयार नहीं कर सकता। हम लोगों ने कितना आंदोलन किया, एक यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज भी हम लोग ने बनाया, उसमें IOFS ऑफिसर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हम लोग के साथ मिलके मेमोरेंडम में दस्तखत किया, द फर्स्ट टाइम। इतना बड़ा यूनिटी हम लोग ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का अंदर बनाया। सरकार ने अब्सॉर्प्शन पैकेज बनाया, वो सब आपको मालूम है। अब्सॉर्प्शन पैकेज हम लोग से डिस्कस करने के लिए 6 मीटिंग फिक्स किया, वो भी आपको मालूम है। देहरादून, कानपुर, कलकत्ता, पूना, जबलपुर, आवड़, इन 6 प्लेसेस सभी फेडरेशंस का साथ अब्सॉर्प्शन पैकेज डिस्कस करने का मीटिंग सरकार ने फिक्स किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ एम्प्लॉइज ने, ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज ने डिसाइड किया हम एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। नॉट ओनली AIDF, BPMS और सिड्रा, इन तीनों का अलावा भी 2 एसोसिएशन है, एक NDA NGO एसोसिएशन है, एक JWM एसोसिएशन भी है, वो सिड्रा का पार्ट नहीं है। उन 2 एसोसिएशन का लीडरशिप में भी हम लोग बातचीत करके उनको भी UFOE का अंदर लेके आए। IOFS एसोसिएशन भी UFOE का अंदर आया। INDWF नहीं था, कारण
आपको मालूम है उन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन को पब्लिकली सपोर्ट किया, नॉट ओनली सपोर्ट किया, उन्होंने पैकेज मांगा था। उन्होंने सरकार को बोला हमको अच्छा पैकेज दे दो, हम कंपनी में आने। लेकिन बाद में उन लोग को भी समझ में आया, इसीलिए उन लोग भी पैकेज मीटिंग को नहीं किया। They also have not gone for the absorption package meeting। सरकार को टोटल फेलियर हो गया, तो सरकार के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों मीटिंग डिसमैंडल कर दिया। Only 3 meetings have taken place, बाकी 3 meetings को डिसॉल्व कर दिया, no more meetings। फिर हम लोग ने चिट्ठी लिखा, ये हाईकोर्ट का आपका कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका जजमेंट में भी ये सब लिखा है, then why you are not publishing notification? नहीं किया। उसका बाद फिर नेशनल काउंसिल जेसीएम मीटिंग का इंटीमेशन आया, उसमें हम लोग ने एजेंडा डाला, इस इश्यू को डिस्कस करना पड़ेगा। तो 11th में कैबिनेट से 7, 8, 9 हम लोग का अधिवेशन था देहरादून में, बीच में 10 तारीख संडे था, उधर प्रस्ताव भी पास किया हम लोग इस जजमेंट का अनुसार नोटिफिकेशन पब्लिश करो करके। 11 तारीख मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप, तो इस पॉइंट रेज किया, वो सब मिनट्स में है, कौन रेज किया वो भी आपको मालूम है। सभी फेडरेशन का नेता लोग हैं उस नेशनल काउंसिल जेसीएम में, लेकिन इस पॉइंट का ऊपर कौन आर्ग्यू किया मिनट्स में देखो, हम बोलने में क्या, मिनट्स में स्पष्ट रिकॉर्डेड है। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को यही बोला, दिस इज द कोर्ट जजमेंट, ये आपका एश्योरेंस है, ये आपका कमिटमेंट है। अभी 2 साल हो गया, व्हाई यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, व्हाई यू आर नॉट पब्लिशिंग ए नोटिफिकेशन? तो नहीं तो आपका ऊपर हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइट करना पड़ेगा, हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है? हम कोर्ट में गया, 10-12 लाख हमने कोर्ट में चर्चा किया, हमारा फेवर में एक जजमेंट आ गया हमारा सर्विस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने का। अब 2 साल के बाद भी उसको एक्सेप्ट करके एक नोटिफिकेशन इशू नहीं करेगा, बट व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट विद अस? हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू फाइल ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सब बोलने के बाद फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला वेट, आप इस एजेंडा को स्किप करके यू गो टू द नेक्स्ट एजेंडा। इस एजेंडा के बारे में हम आपका फेवर में कुछ डिसीजन अनाउंस करेगा, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करिए, बाकी एजेंडा में आप बात करिए। मीटिंग गया 2 घंटा, सभी डिमांड्स इशू डिस्कस किया, यही नाइट ड्यूटी अलाउंस का अभी ऑर्डर हो गया, वो भी इशू किया, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट 5 साल से बंद करके रखा, उसका भी डिस्कशन हुआ, ये सब हुआ। उसका बाद कंक्लूडिंग स्पीच में कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का तो डिमांड, कोर्ट में सरकार ने तो आश्वासन दिया, उस आश्वासन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा नेतृत्व में, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाया। उस कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज का मीटिंग में हम लोग ने निर्णय लिया आपको रिटायरमेंट तक सरकार में रखने के लिए हम जल्दी से जल्दी ईओएम का अप्रूवल लेके उसका ऑर्डर इशू करें। वो कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुद मीटिंग में अनाउंस किया। मीटिंग हो गया, मीटिंग के बाद बाहर आया वो कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको मालूम है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु आईएएस कैडर है, उधर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब था वो। तो हम बाहर आने का समय नीचे आके सब ग्रुप फोटो लेना था, तो हम फिर उनसे तमिल में ही पूछा, साहब आपका ऊपर हम विश्वास कर सकता है? बोला क्या डाउट है आपको? हमने बोला डाउट इसलिए आ रहा है 45 साल ट्रेड यूनियन में काम करके हमारा पास बहुत अनुभव है। ऑफिसर लोग मीटिंग में बोलता है लेकिन करता नहीं, उस समय आश्वासन देता है, मिनट्स में दूसरा कुछ लिखता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यह हमारा अनुभव है, बिटर एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हम आपको पूछ रहा हूँ वेदर वी कैन बिलीव। उन्होंने बोला नो, I have given a statement, that means I have discussed with the government। हम सरकार से बात करने के बाद ही
ये डिसीजन आपको लिया, दैट मीन्स प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब इसमें पार्टी है, तो आप क्यों डाउट कर रहा है? तो ठीक है, तो विश्वास तो है। हम भी इतना जल्दी इस ऑर्डर आएगा करके एक्सपेक्ट नहीं किया, हमारा अनुभव का मुताबिक। कारण 11 मई को मीटिंग, 15 दिन का बाद ये मिनट्स इश्यू हुआ, उसका 10 दिन का अंदर वो भी 7 मिनिस्टर्स का दस्तखत। ईगोएम में राजनाथ सिंह चेयरमैन है, डिफेंस मिनिस्टर, हमारा मिनिस्टर चेयरमैन, होम मिनिस्टर है अमित शाह जी है, निर्मला सीतारामन जी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह DOPNT एंड पेंशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, उसका अलावा लेबर मिनिस्टर, लॉ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, ये सब लोग इसमें है। तो सभी का डिस्कस होके 15 जून को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का भविष्य को निर्णय करने का एक ऐतिहासिक ऑर्डर सरकार ने इश्यू किया आपका यूनाइटेड स्ट्रगल के बारे में साथ। It's only because of the united struggle of the ordnance factory employees. नहीं तो ये नहीं आता। हमारा पास तो कितना लोग हमको बोला, प्रसार भारती मॉडल उस समय तो किया, वो उस समय मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था और सरकारी हालत था, वामपंथी का सपोर्ट में उस सरकार चल रहा था, उस समय ये सब हो गया। लेकिन अभी आपको कैसे, इस सरकार आपको क्या, आपका रिटायरमेंट तक सरकार में रखेगा नहीं रखेगा, आप यू आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल। लेकिन हम लोग का कॉन्फिडेंस था, कारण ये सरकार का आश्वासन, उनका तो कमिटमेंट है कोर्ट में, वो कैसे वायलेट करेगा? ठीक है, सरकार के पास पार्लियामेंट है, मेजॉरिटी है, लेकिन जजमेंट हो सकता दूसरा तरीके से, लेकिन एक दफा जजमेंट होने के बाद इसका खिलाफ में सरकार अपील भी नहीं किया। कुछ गलत काम सरकार ने किया तो दे शुड हैव गॉन ऑन अपील नहीं गया ना, 2 साल हो गया। तो इम्प्लीमेंट करने का अलावा इनका पास क्या रास्ता है? देयर इज नो अदर ऑप्शन दैन टू इम्प्लीमेंट द कोर्ट जजमेंट। तो वन पार्ट इज ओवर, आपका एक मेजर एजिटेशन सक्सेसफुली सेटल हो चुका है। अभी आप लोग ने ये सब डाउट्स आप लोग का माइंड में है। सबसे पहले एक ये 37 के बारे में बहुत चल रहा है, हमारा ये 37 का क्या लेना देना? 37 कब आएगा? ये ऑर्डर नहीं होता था, ये अश्योरेंस कोर्ट में नहीं होता था, वो जजमेंट नहीं होता था, तो 37 आएगा। 37 क्या बोल रहा है? If the government converts any central government department into a public sector undertaking, the employees will be asked an option to get absorbed in the company. If they give option, they will get absorbed in the public sector as a public sector employee. His service in the government is closed. He has to take a retirement or he has to resign. सरकार का साथ उनका कनेक्शन, उनका कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म करके कंपनी का कर्मचारी करके जाना है। देयर आफ्टर गवर्नमेंट का उनका ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, पूरा PSU का जिम्मेदारी है। ठीक है, कुछ लोग ऑप्शन नहीं दिया, हम कंपनी में नहीं जाएंगे, उन्हीं के लिए 37 ये सब उन्हीं के लिए है। फिर क्या बोल रहा रूल? सरप्लस डिक्लेयर करो, बिकॉज द फैक्ट्री ऑफ द कंपनी जस्ट बिकम ए कंपनी। कंपनी में सरकार कर्मचारी कैसे इंडेफिनेटली काम करेगा? 2 साल 3 साल ठीक, हाउ दे विल वर्क इंडेफिनेटली? इसीलिए 37 है। आप कंपनी में नहीं गया, फिर आपको सरप्लस डिक्लेयर करेगा, फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा, आपका इक्वलेंट पोस्ट इधर है उधर है, आप जाएगा नहीं जाएगा, ये सब आपसे ऑप्शन पूछेगा, आपका नाम सरप्लस सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वो कानून आपको कैसे अप्लीकेबल होगा? कारण आपने कोर्ट केस जीत गया, सरकार ने खुद राइटिंग में दिया, वो जब तक उनका इच्छा है वो डीम्ड डेपुटेशन में उसी कंपनी में रह सकता, बोला नहीं बोला?
तो इसलिए 37 के बारे में हम लोग को ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं। 37 will come into picture only if this court judgment is not there. ये अश्योरेंस सरकार ने नहीं दिया तो 37 will definitely come. लेकिन अभी 37 कैसे करेगा? इसलिए कॉमरेड्स, गवर्नमेंट के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार ये बोल सकता है यही 37 है, यही 37 ये है, आप कंपनी में जाएगा तो कंपनी में रहेगा, नहीं तो हम आपको सरप्लस डिक्लेयर करेगा, किधर आपका इक्विवेलेंट पोस्ट है उधर आप जा सकता है। लेकिन हम लोग के केस में गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट। गवर्नमेंट इज इन ए फिक्स बिकॉज गवर्नमेंट themselves are given a commitment in the case of All India Defence Employees Federation, which we subsequently reflected in the judgment. इसलिए हमको एक आदमी को भी सरप्लस डिक्लेयर नहीं कर सकता, यही तो बोल रहा है ना, आप रिटायरमेंट तक उधर ही रहेगा। तो फिर उसमें क्या डाउट है? फिर सवाल आता है हमारा बेनिफिट्स, वो भी सरकार ने बोल दिया ना, जब तक आप सरकार कर्मचारी है, व्हाटएवर एक्सटर्नल रूल्स, वो विस्तार में क्यों बताएंगे? आपको बताने में आपको तकलीफ हो जाएगा, उसमें एक मिस हो गया फिर तो आपको प्रॉब्लम में आए। कुछ लोग बोलता साहब स्पेसिफिकली टीसी लिखो, मेडिकल लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ठीक है लिख दिया, बाय द वे एक छोड़ दिया, फिर 50 साल फाइट करना पड़ेगा ना उसके लिए आप, इसीलिए वो सब झंझट में क्यों फंसेंगे? ऑल रूल रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, बस हो गया। कुछ वायलेट होगा तो पकड़ो उसको, बिना मतलब का प्रॉब्लम में भी आवश्यक शुड नॉट गेट एंटैंगल्ड। ये डालो वो डालो, क्यों डालेंगे? दे हैव टोल्ड वेरी क्लियरली ऑल रूल्स, ऑल रेगुलेशंस, ऑल ऑर्डर्स, ऑल सर्विस कंडीशंस। तो आपको क्या चाहिए? व्हाई शुड वी ब्रेक अवर हेड? Why should we ask government ये डालो वो डालो? There is no requirement. Everything is perfectly clear. उसमें कोई ambiguity नहीं। फिर दो सवाल है, प्रमोशन और ट्रांसफर। पूरा हिंदुस्तान में यही सवाल, अभी तो हम मीटिंग में आए इसलिए अब हमको डायरेक्ट पूछ रहा है, नहीं तो डेली टेलीफोन में यही सवाल है, व्हाट्सएप में यही सवाल है। प्रमोशन as far as we are concerned, AITF का एकदम क्लियर परसेप्शन है, व्यू है हमारा, कोई माइंड में एज ए जनरल सेक्रेटरी और एज ए फेडरेशन देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन आवर माइंड, बिकॉज कैरियर प्रोग्रेशन का मतलब, वो भी उसमें भी कुछ लोग कैरियर प्रोग्रेशन मतलब एमएससी, इट इज नॉट प्रमोशन। ऐसा कौन सा लैंग्वेज में लिखा है? कैरियर मतलब क्या? आपका सर्विस में आप एडवांस करता है, प्रोग्रेस होता है, वो प्रमोशन है। तो आपका प्रमोशन का रूल क्या है? यूर प्रमोशंस आर गिवन इन सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ। अभी लोग बोलते हैं कंपनी को सैंक्शन स्ट्रेंथ 400 है, 500 है, वो तो कंपनी के लिए। आर यू गोइंग टू द कंपनी? आप कंपनी नहीं जा रहा है, हाँ वही कंपनी में जाएगा, सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ उतना ही है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ तो हम खत्म करेगा करके सरकार किधर बोलेगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेगा ना, बिकॉज दे हैव गिवन एश्योरेंस। 15 जून चिट्ठी में भी ईओएम का डिसीजन में है इनका कैरियर प्रोग्रेशन प्रोटेक्टेड। हमारा कैरियर प्रोग्रेशन क्या बेसिस में होता है? हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ का मुताबिक होता है, तो उस सैंक्शन स्ट्रेंथ में खत्म करेगा फिर तो हम कंटेम्प्ट फाइल नहीं करेगा उनका ऊपर। हम फेडरेशन बंद नहीं कर रहा है ना, फेडरेशन तो आज भी रहेगा, 50 साल का बाद भी फेडरेशन रहेगा, वो तो ठीक है। हमारा लीडरशिप का समय नहीं आएगा, 10 साल का बाद आ रहा है, उस समय भी फेडरेशन तो रहेगा, नेतृत्व तो रहेगा, ये डॉक्यूमेंट फेडरेशन ऑफिस में तो रहेगा, तो उसमें हमको डरने का क्या है? सो दैट आल्सो एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर वेरी क्लियर। हमारा प्रमोशन तो 1/10/2021 में तुमने हमको कारपोरेटाइज किया, उस समय एक कैटेगरी को क्या सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का मुताबिक हमारा प्रमोशन, हमारा रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करना है। नहीं करेगा, कर सकता है सरकार, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगा ना फिर उनका ऊपर।
सो उसमें भी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं। फिर आ गया ट्रांसफर। हमको ट्रांसफर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ट्रांसफर भी एक रूल एंड रेगुलेशन है ना। ट्रांसफर आल्सो इज अ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डीओपीएनटी का विस्तार ऑर्डर है, कंपैशनेट ट्रांसफर कैसे करना, पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफर कैसे करना, म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे करना, हस्बैंड एंड वाइफ का ट्रांसफर कैसे करना, ये सब तो नियम है ना। So all rules and regulations are applicable to you. Then why are you worried? हमारा ट्रांसफर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? Who will stop you from applying your transfer? Nobody can stop. कैसे stop करेगा? Nobody is going to stop. So therefore ये सब हम लोग डरने का कोई कारण नहीं। And they have given a commitment. We have to simply wait and watch. हम क्यों उसको educate करेंगे? अब वो ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा, ये सब हम क्यों पूछेंगे? When we are clear in our mind, why should we go and ask the government? कोई जरूरत नहीं, उसको क्यों हम एजुकेट करेगा? उन्होंने खुद बोल दिया, और जजमेंट में भी है, ईगोएम का डिसीजन में ही है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी एप्लीकेबल टू देम। और हम लोग को क्या चिंता है? Why should we break about that? Why should we worry about that? कोई जरूरत नहीं तो हमें। तो ट्रांसफर भी ट्रांसफर ऑर्डर का अनुसार आपका ट्रांसफर आज कैसे हो रहा है ऐसा ही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? दैट इज द डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन है ना। उसमें बोला नहीं यही फैसिलिटी मिलेगा, ट्रांसफर का रूल आपको एप्लीकेबल नहीं, ऐसा लिखा नहीं लिखा ना। देन व्हाई शुड वी आवरसेल्फ गो एंड टेल देम ऑल दिस थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स? कभी नेगेटिव थिंग्स सरकार का सामने लेके नहीं जाना, तब आएगा तब देखेंगे ना। वी आर हियर, नो यूनियन इज देयर, फेडरेशन इज देयर, हमारा देश अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोर्ट इज देयर, वी विल नॉट फाइट इट, वी विल डेफिनेटली फाइट इट आउट। इसलिए उसमें कोई आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। पर क्या सवाल पूछा? वाई ऑप्शन, वाई ऑप्शन मीन्स ये तो रूल है, तो कोर्ट में उन्होंने खुद बोला हम उनसे ऑप्शन पूछेंगे, ऑप्शन तो पूछना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन तो पूछना पड़ेगा। अब कोर्ट में भी वही बोला हम उनसे ऑप्शन पूछेंगे, तो फिर हम सबके लिए कोर्ट बोल रहा है, तो इसके लिए भी कोर्ट है ना। तो ऑप्शन देने में हमको क्या तकलीफ है? हमारा क्या तकलीफ है? हम तो तैयार है, हमने एडवांस ऑप्शन दिया नहीं दिया? क्यों दिया एडवांस ऑप्शन? क्यों दिया एडवांस ऑप्शन? वो ये प्रेशर टैक्टिस था, वर्कर को मोबिलाइज करने का और सरकार को इन्फॉर्म करने का। हमारा एक भी कर्मचारी आप 1 लाख रुपया दे दो फिर भी हम आपका कंपनी में नहीं आए, इसलिए हम लोग ने एडवांस ऑप्शन दिया। इसलिए ऑप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन देने में कोई झंझट नहीं है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ कॉमरेड्स ने बोला गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, दैट इज नॉट फाइनल। जब तक आपका इंक साइंड कॉपी नहीं जाएगा, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आने तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो फिर सरकार आपसे क्यों 3 फॉर्म से तो आपका दस्तखत मांगता है? व्हाई दे आर टेकिंग द सिग्नेचर? दैट इज द ऑथेंटिक। कारण ऑनलाइन में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो सरकार को भी मालूम है। इसीलिए सरकार ने बोला ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रिंट आउट निकालो, ब्लू इंक में साइन करो, 3 कॉपी साइन करो, एक आप रखो आपका पर्सनल फाइल में, एक आपका सर्विस रिकॉर्ड में जाएगा, 1 विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाद में नोटिफाई करना पड़ेगा। द फॉलोइंग एम्प्लॉइज हैव ऑप्टेड टू रिमेन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टिल देयर रिटायरमेंट करके सबका नाम कॉर्पोरेशन वाइज पब्लिश करना पड़ेगा। So that is why your signature is more valid। ये ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ हो गया, गलती, जब तक आप साइन नहीं करेगा ऑनलाइन का कोई वैल्यू। ऐसा हम लोग पहले ही बताया, हम लोग को भी मालूम है ना, आजकल इतना साइबर क्राइम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी हो सकता है हमारा देश में। तो दैट इज व्हाई वी हैव टोल्ड ऑप्शन फॉर्म शुड बी मैनुअल, फिजिकल, हार्ड कॉपी। कंप्यूटर खराब हो गया कल, somebody has hijacked the computer, हम क्या करेंगे?
तो देयरफॉर कंप्यूटर में सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ 99% गड़बड़ होने का संभावना नहीं है। ऐसा होगा तो भी यूर इंक साइड कॉपी इज द फाइनल टॉपिक। सो उसी में आपको केयरफुल रहना है। Whenever the printout is taken, you should sign in blue ink in 3 copies. नोडल ऑफिसर उन्होंने बनाया, उस नोडल ऑफिसर का दस्तखत सील भी उसमें रहे। You have to keep it safe. You have to, हम हमारा आवड़ी में यूनियन का मीटिंग में हमने ये भी बोला, सभी वर्कर से ये कॉपी एक्स्ट्रा लेके यूनियन ऑफिस में भी रखो। कारण हमारा भी एम्प्लॉयज कुछ लोग ऐसा है, दे डोंट कीप द डॉक्यूमेंट सेफ। इधर छोड़ता उधर छोड़ता, फिर 5 साल का बाद आके हमारा मिसिंग है। आजकल होता है ना, जीपीएफ स्टेटमेंट मिसिंग या अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिसिंग, ये सब होता है। सो देयरफॉर वी हैव टोल्ड एटलीस्ट आवर मेंबर्स, अपना एआईडीएफ यूनियन का कितना भी मेंबर्स है उनसे और एक प्रिंट आउट निकाल के, नहीं तो वो ऑफिसर का साइन होने के बाद उसका एक फोटोकॉपी निकाल के अपना ऑफिस में भी ये ऑप्शन का एक फाइल ओपन करके रखने में भविष्य 10 साल का बाद 15 साल का बाद कभी भी जरूरत पड़ेगा, दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। ठीक है। और कॉर्पोरेट ने बोला 6 आइटम पीआईएस में है, आप क्या सर्टिफाई कर रहा है कितना आइटम है उसी के लिए है। और पीआईएस इज नॉट परमानेंट। कल एक बच्चा हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन बदल हो, कल आपके HS1 हो गया, MCM हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन बदल होगा। सो इसलिए पीआईएस इज नॉट ए परमानेंट थिंग। वो तो बदल हमेशा, अमेंडमेंट हमेशा होता ही है, अपडेट तो हमेशा होता, आज भी कर सकता। अभी हमने देखा फैक्ट्री में बहुत लोग का, अभी साउथ में आपको मालूम है इनिशियल का साथ, अब कैसे हमारा नाम है C.Sri Kumar, तो C नहीं है, तो फिर फाइंड आउट किया, इमीडिएटली फोन करके बोला HR सेक्शन को, बाबा श्री कुमार का नाम का सामने C नहीं, आप करेक्ट करो। 2 मिनट में करेक्ट कर दिया। तो इसलिए दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम कॉमरेड, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऑल आवर फैसिलिटीज स्टिल बी रिमेन ऑन डीम्ड डेपुटेशन, इट विल बी देयर। अब कुछ गड़बड़ सरकार करेगा तो फिर यूनियन फेडरेशन का काम क्या है, तो हम फाइट करेगा ना। अभी ये तो लीगल मैटर है, तो कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट में हो जाएगा। सो इसलिए हम बार बार यही सबको अपील कर रहा हूँ, we have to give option only to remain in government, because एक सवाल आया, कल मोदी फैक्ट्री बंद करेगा तो क्या होगा? वो तो आज भी बंद कर सकता है, उसको कौन गारंटी दे सकता है? नो 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 नो, मोदी विल नॉट क्लोज द फैक्ट्री, ऐसा कोई बोल सकता है? नोबडी कैन गिव एनी एश्योरेंस। आज भी कर सकता, कल भी कर सकता, लेकिन इफ यू आर इन गवर्नमेंट, आपका नौकरी प्रोटेक्टेड है, यूर जॉब इज प्रोटेक्टेड। आपको रीडिप्लॉयमेंट, आपका तनख्वाह में 1 पैसा भी कम नहीं होगा, आपका पे स्केल भी कम नहीं होगा। मान लिया हम लेवल 6 में हैं, लेवल 2 में कलकत्ता में रेलवे में हमको वैकेंसी मिल गया, हम उधर चले गए। दैट MCM का पे स्केल हम होल्ड कर रहा है ना, हमारा रिटायरमेंट तक हम वही पे स्केल में रहे। इतना प्रोटेक्शन 1954 से ही AIDF ने फाइट करके रखा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी में आज अभी तक रीडिप्लॉयमेंट का, अल्टरनेटिव नौकरी देने का कोई संविधान हमारा देश में नहीं है। बंद हो गया, बंद हो गया, आपको घर जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, आपका सेटलमेंट कुछ ग्रेजुटी मिलना है तो वो मिलेगा, लेकिन देयर इज नो गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो फिर हम जॉब ही, आफ्टर ऑल हम लोग सब सरकार का नौकरी में क्यों आया? जॉब परमानेंसी, प्राइवेट में वो जॉब परमानेंसी नहीं है, पब्लिक सेक्टर में परमानेंसी है, लेकिन बंद हो गया तो फिर अल्टरनेटिव नौकरी का प्रोविजन नहीं। द कंपनी इज क्लोज्ड, यू आर फिनिश्ड। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, वेज रिविजन नहीं होगा, वेज रिविजन नहीं होगा। अभी BSNL का एक जजमेंट हम भी फेडरेशन का सर्कुलर में पब्लिश किया। BSNL इसी 37A में ही सब लोग उधर गया। उस समय NPS होगी, UPS नहीं था, इट वॉज ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम। सो 37A में 2 प्रोविजन है। एक कैसे, अभी इतना भी CMD लोग अभी गया,
IOFS राजीनामा करके CMD करके गया। उन लोग ने क्या किया, इधर से रिटायरमेंट ले लिया, इधर का पैसा पूरा ले लिया। बहुत होशियार हो गए ना यार, वेरी क्लेवर। उधर का पैसा उधर एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन पूरा ले लिया, पेंशन भी ले लिया। अभी पेंशन मिल रहा है, बेनिफिट्स पूरा आ गया। पब्लिक सेक्टर में 2 साल 3 साल 4 साल कितना साल काम कर रहा है, तनख्वाह मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें 2 प्रोविजन है। अभी इन लोग ऐसा कर दिया, देयर पेंशन इज प्रोटेक्टेड, केवल डीए नहीं मिलेगा, 2 डीए नहीं मिलेगा, कारण तनख्वाह का भी डीए, पेंशन का भी डीए, वो नहीं मिलेगा, वो तो रूल क्लियर है। लेकिन BSNL वर्कर ने क्या किया, प्रो रेटा पेंशन ये है, मतलब हम रिटायरमेंट में जा रहा बाबा, गवर्नमेंट के साथ हमारा पूरा हम क्लोज कर रहा हूँ, उधर हमको कितना पैसा है पूरा दे दो, उधर का रिटायरमेंट का समय उधर से क्या मिलेगा हम मंजूर लेकर के इन लोग चलेंगे। लेकिन BSNL एम्प्लॉय ऐसा नहीं, कारण उनको बहुत साल सर्विस था, उस समय सब यंग लोग था 2000 में। उन्होंने क्या किया, वही 37A में प्रोविजन है, हम पेंशन अभी नहीं दे रहा हूं, आई एम गोइंग टू द पब्लिक सेक्टर, आई एम गोइंग ऑन अब्सॉर्प्शन विथ द कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने कितना सर्विस किया, वो सर्विस को लेके हम पब्लिक सेक्टर में जा रहा है। फिर पब्लिक सेक्टर में कितना साल सर्विस किया, गवर्नमेंट में कितना साल सर्विस किया, दोनों ऐड करके रिटायरमेंट का समय पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदार है। बहुत माइन्यूटली आपको सुनना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदार, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग पेंशन फंड क्रिएट करेगा। 37 ये पढ़ने में आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमारा तो 3 लाख का ऊपर BSNL ऑफिसर कोई नहीं गया, ये भी आप देखो। IPS ऐसे हमारा IOFS है, उनका भी ऑफिसर है, ग्रुप ए UPSC का थ्रू आता है, उनका नाम है ITS, इंडियन टेलीकॉम सर्विस। एक ऑफिसर भी अब्सॉर्प्शन में नहीं गया। इवन नाउ दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन डीम्ड डेपुटेशन विद BSNL, एक आदमी नहीं। हमारा लोग पूरा चले गया, कारण उस समय एक ही कंपनी था BSNL। नोबडी थॉट जियो आएगा, वोडाफोन आएगा, टाटा आएगा, एयरटेल आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सरकार BSNL को खत्म करेगा, उनको मालूम नहीं था। ये तो ठीक है, हम BSNL एक ही कंपनी है, हम पूरा प्रॉफिट कमाएगा, 5 साल में एक दफा हमारा तनख्वाह बदल होगा, वो सब उनका कैलकुलेशन था, हम गलत नहीं है, कारण उस समय तो वही एक ही कंपनी था। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है, 85,000 BSNL employees have gone on voluntary retirement. It is not voluntary retirement, it is compulsory retirement. उनको जबरदस्ती बोला घर जाओ। अभी तक उनका टर्मिनल बेनिफिट सेटल नहीं हुआ। उन लोग 2000 में पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो गए, 96 में 5th पे कमीशन का बेनिफिट उन लोगों को मिला। फिर आ गया 6th पे कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1/1/2006 से 6 पे कमीशन का बेनिफिट मिल गया। उनको पे कमीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो उनका वेज रिविजन हो गया 1/1/2007 से, 1 साल का बाद, ठीक है। उसका बाद फिर हमको आ गया 7th पे कमीशन फ्रॉम 1/1/2016। उनको 1/1/2017 से PRC बोलता, कैसे आप लोग CPC सेंट्रल पे कमीशन बोलता, उनको बोलता PRC, पे रिविजन कमेटी। उनका PRC नहीं बैठा। 2007 का बाद आज तक टिल टुडे BSNL एम्प्लॉइज का तनख्वाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सो तनख्वाह में परिवर्तन नहीं हुआ करके पेंशनर, इवन दो दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स,
उनका पेंशन भी बदल नहीं हुआ। 2007 में क्या रिविजन हुआ, वही पेंशन उन लोग अभी भी 80 उम्र हो गया, 90 उम्र हो गया, 6th पे कमीशन का बाद तो 1/1/2007 में उनका पीआरसी हुआ, पे रिविजन कमेटी, उसी का पेंशन आज भी मिल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉइज ने हड़ताल किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, झगड़ा चल रहा है उनका। पेंशनर लोग क्या करेगा, ज्यादा पेंशनर लोग ही है, 2 लाख का ऊपर पेंशनर है, 80,000 कर्मचारी है। तो ये 2 लाख लोग क्या किया, प्रिंसिपल बेंच कैट में गया, केस फाइल किया। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, रूल 37A में माई पेंशन का जिम्मेदारी सरकार है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेंशन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1/1/2016 से पेंशन रिविजन हो गया, हमारा रिविजन नहीं हुआ, हमको भी पेंशन उसी डेट से 1/1/2017 से हमको पेंशन रिवाइज करना। उन लोगों ने केस किया, जीत गए। प्रिंसिपल बेंच कैट उनका फेवर में जजमेंट दी, सरकार छोड़ेगा नहीं, आपको मालूम है। हमारा OTRS का केस में आपको मालूम है, हम सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद भी रिव्यू पिटीशन फाइल करने का कोशिश किया। फेडरेशन का बहुत बड़ा प्रयास का बाद ही आज ऑर्डर हो गया, सभी लोग को अभी OTRS मिल रहा है, मिलने वाला है। सिमिलरली इस केस में भी अपील गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दुर्भाग्य है, दिल्ली हाई कोर्ट में कैट का जजमेंट को क्वैश कर। क्या आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, रूल 37 का अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है आपको पेंशन देने का। पेंशन मिल रहा नहीं मिल रहा साहब, लेकिन 37A में किधर भी लिखा है भविष्य में पेंशन रिविजन होगा तो आपका भी रिविजन होगा करके किधर भी लिखा है नहीं है। So 37A is only for making the pension payment, not for revising the pension. ये भी बोला और एक स्टेप फर्दर आके बोला कर्मचारी का तनख्वाह बदल नहीं हुआ BSNL में, कौन काम कर रहा है उनके लिए तनख्वाह बदल नहीं हुआ, आप पेंशन ले रहा है आपका कैसे बदल होगा। This is what is written in the judgment. अब बेंच का जजमेंट है, 2 जजेस बैठ के वो जजमेंट दिया। नाउ वेदर दे विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी 50% ओपिनियन है, कारण उनका नेता लोग के साथ भी हमारा संबंध। सम आर टेलिंग वी शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए बजट आ रहा है 40 लाख रुपए। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनसे कंसल्टेशन के लिए टाइम मांगा। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, यू शुड अंडरस्टैंड कॉमरेड्स। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के साथ उन लोग ने कंसल्टेशन के लिए समय मांगा। यू नो व्हाट इज द चार्ज, 8 लाख रुपीज ओनली फॉर कंसल्टेशन। तो ये पेंशनर कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाके फाइट करने। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, रिमेनिंग इन गवर्नमेंट 1 रुपया कम भी मिलने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम का सवाल ही नहीं है। अभी तो 8वां पे कमीशन आएगा तो आएगा ना, ठीक है। हमने 69,000 डिमांड किया, 3.833 फिटमेंट फैक्टर डिमांड किया, 6% इंक्रीमेंट डिमांड किया, वो सब तो ठीक है, उतना तो नहीं देगा, कारण अल्टीमेटली पे कमीशन सब नाटक है। अब निर्मला सीतारामन जी और मोदी जी क्या डिसाइड करेगा वही पे कमीशन का रिपोर्ट में आएगा, तो हम सबको मालूम है। लेकिन समथिंग विल कम, नो, सम वेज रिविजन हैज टू कम। तो वो बेनिफिट पब्लिक सेक्टर कर्मचारी को किधर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। फिर आज हमारा तो NPS कर्मचारी है वही तो ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 39,000 आउट ऑफ 61,000 आज तो है स्ट्रेंथ में, 39,000 आर NPS एम्प्लॉयज। उनका ये सब 37A 37B में कोई मतलब नहीं है। 37A is only for those who are under the old pension scheme, CCS pension रूल है कौन, उन्हीं के लिए है। लेकिन our new comrades, they are on in NPS,
जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, यू हैव गॉट ए राइट, आपको एक अधिकार है हमको पुराना पेंशन चाहिए करके फाइट करने, बिकॉज दैट पेंशन, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए वो सब नहीं। तो आप गवर्नमेंट में रहेगा, द डिमांड विल कंटिन्यू। ये सरकार भी बदल कर सकता है, नहीं तो दूसरा कोई सरकार आके कर रहा है ना। अरे किधर कांग्रेस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया बहुत स्टेट में, वही स्टेट में वो वापस आ गया, दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। राजस्थान में लागू किया, हिमाचल में लागू किया, मध्य प्रदेश में लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू किया। अब वेस्ट बंगाल में अभी तक तो ओल्ड पेंशन ही चल रहा है, कोई सरकार एनपीएस इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन अभी इस सरकार आ गया, इन्होंने क्या करेगा आप लोगों को मालूम नहीं। त्रिपुरा में जब तक वामपंथी था ओल्ड पेंशन था, लेकिन अभी सरकार बदल हो गया, उधर एनपीएस चालू कर दिया। तो वो सब है, लेकिन आप तो फाइट कर सकता है ना, यू हैव गॉट एवरी राइट टू फाइट। फाइट करके ही एनपीएस का अंदर इतना परिवर्तन वी हैव ब्रॉट। फैमिली पेंशन का सुविधा किधर था, तो अभी फैमिली पेंशन हो गया। ग्रेजुटी का सुविधा किधर था, ग्रेजुटी हो गया। अभी अलग अलग डेट में हम लोग ओपीएस में आ गया ना। 22/12/2003 का पहले कितना भी नोटिफिकेशन हुआ वो सब पुराना पेंशन में आ गया। अभी हम फाइट कर रहा है 20/5/2003 में सरकार ने तो 7,300 वैकेंसी सैंक्शन किया, उसको नोटिफिकेशन ट्रीट करके ओल्ड पेंशन देना है। 2 जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसका फेवर में। पोस्टल डिपार्टमेंट में कैट में जीत गया एर्नाकुलम में, सरकार केरला हाईकोर्ट में गया, केरला हाईकोर्ट भी सरकार का अपील को डिसमिस किया। हमारा भी डिफेंस का कॉमरेड्स इलाहाबाद कैट और प्रिंसिपल बेंच कैट में जीत गया, ठीक है, सरकार ने अपील गया। हम भी चेन्नई में केस फाइल कर दिया, तो वो सब सुविधा आपको सरकार में रहेगा तो ही मिलेगा ना। अभी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का भी आ गया। 31/12/2003 का पहले फोन एप्लीकेशन दिया कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, उनका पूरा ओल्ड पेंशन आ गया। So all these facilities, comrades, if you remain in government only, you will get it. आप सरकार छोड़ के कंपनी में जाएगा, there is no guarantee. उसका अलावा दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, अभी सरकार कर्मचारी है, अपना यूनियन है, फाइट कर रहा है। अब उनके लिए कौन फाइट करेगा? कंपनी बोलेगा वो तो तुम्हारा मेंबर नहीं बाबा, they are not your members. You are recognized for representing defense civilian employees. Public sector employees are not defense civilian employees. उसको CST कैंटीन तक नहीं मिलेगा, because that is only for defense civilian employees. Public sector HAL को मिल रहा है CST, BEL को मिल रहा है CST, बेमन को मिल रहा है, भारत एटमोवर्स लिमिटेड को मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो ये सब इश्यूज हैं। These are not the issues, and that is why, comrade, our federation has taken a very, very right decision. All of us should opt only to remain in government service, because we are recruited as government employee. We have got every right to retire as a central government employee, and we should opt only for that. गलत काम नहीं करना। अब जबरदस्ती कुछ लोग अभी बोल रहा है हम सरप्लस सेल में जाना चाहता हूँ, सरप्लस सेल में जाएगा तो हमारा घर के सामने हमको पोस्टिंग मिलेगा। ये भी कुछ लोग हमको ही फोन करके बोलता है साहब वो भी प्रोविजन रखो। हम बोला हम नहीं रखेगा। हम कैसे रखेगा? हम उसके खिलाफ में कोर्ट में फाइट किया, हमने जीत गया, सरकार से फाइट किया, हमारा फेवर में एक ऑर्डर आ गया। अभी आप बोल रहा है सरप्लस का भी प्रोविजन उस पर रखो। आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट डू दैट। हम क्यों करेंगे वो? हाँ, हमको ट्रांसफर चाहिए, हम अप्लाई करेगा, हम कभी भी अप्लाई करेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये और एक सवाल इधर आया, अभी सितंबर में हमारा रिटायरमेंट है, हम क्यों ऑप्शन देंगे? आप ऑप्शन दे दो, क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या करेंगे? एक रिकॉर्ड में रहेगा ना। डीम्ड डेपुटेशन तो है, मार्च तक आपका डीम्ड डेपुटेशन है।
लेकिन आपको 3 महीने का समय दिया ऑप्शन देने का। सितंबर में ठीक है, ऑप्शन नहीं देगा तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही रिटायर होगा, कारण 3 महीने तक समय है ना। 3 महीने तक आप ऑप्शन नहीं दिया, फिर आप डीम्ड टू बी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, वही तो रूल है। तो आप नहीं देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कारण आपको 15 अक्टूबर तक टाइम, द टाइम इज अप टू 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर का बीच में कोई भी रिटायरमेंट में जा रहा है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यार, ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो 15 भी ऑप्शन दे सकता है। 15 to 5 बजे तक उनको समय है, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। देगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं देगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट इट इज बेटर, कारण एक मैसेज सरकार को जाएगा। अभी सरकार डेली बेसिस में मांग रहा है, कितना लोग कंपनी को ऑप्शन दिया, कितना लोग सरकार में रहने का ऑप्शन दिया ऑन डेली बेसिस। अभी हमारा तो खबर है 10-12 लोग, कुछ लोग कंपनी में जाने का ऑप्शन दिया, 10-12 लोग, बाकी कोई नहीं। अभी तक कितना लोग दिया वो सब सरकार में ही। सो देयरफॉर कॉम्रेड्स, हम लोग का मन में कोई आशंका करने का कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली देयर इज नो रीजन, ऐसा कोई गड़बड़ कर सकता, हम ये नहीं बोल सकते। सरकार की तरफ से हम आश्वासन आपको कैसे दे सकता, हम सरकार के खिलाफ में फाइट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की तरफ से हम आपको आश्वासन कैसे दे सकता। लेकिन सरकार गड़बड़ करेगा, सरकार कोई गलत काम करेगा, फेडरेशन विल नॉट लीव, फेडरेशन विल फाइट एंड इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्या आश्वासन दिया उस आश्वासन को इम्प्लीमेंट करने का अलावा देयर इज नो अदर वे आउट फॉर द गवर्नमेंट। ओके, पे कमीशन का मेमोरेंडम हम लोगों ने क्या सबमिट किया आप सबका सामने है, हाइलाइट्स भी पब्लिश किया, पूरा मेमोरेंडम भी पब्लिश किया। एआईडीएफ ने अलग भी 2-3 मेमोरेंडम हमारा कैडर रिलेटेड इश्यूज को वो भी सबमिट किया। अब देखिए अभी बहुत पेंशनर इधर बैठा है, कल भी एक पेंशनर का मीटिंग हमने अटेंड करके इधर आया। अब पेंशनर का और ओपीएस का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एनपीएस यूपीएस खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करना, हम लोग ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया उसी में है। और 69 लाख पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनका भी पेंशन एम्प्लॉइज का बराबर रिवाइज होना है, या हम लोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है, लेकिन सरकार का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। तो हम लोग ने, हमारा तो ड्राफ्टिंग कमेटी में तो डिस्कशन हुआ, हम भी ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर है, कॉमरेड रेड्डी भी है हमारा फेडरेशन में, 2 लोग हम लोग हैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो डिस्कशन में अलग अलग ओपिनियन आया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, हम कैसे हमारा मेमोरेंडम में रखेगा, उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन फाइनली वी हैव डिसाइडेड, नो क्वेश्चन ऑफ उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है नहीं है, हमको क्या लेना देना, हमारा डिमांड, आवर डिमांड इज एनपीएस एंड यूपीएस शुड बी अबॉलिश्ड एंड ओल्ड पेंशन शुड बी रेस्टोर्ड। सिमिलरली हमारा तो ये 69 लाख पेंशनर है, उनका भी पेंशन फ्रॉम 1/1/2026 whatever fitment factor you are giving to the employees, same benefit should be given to the pensioner also. तो ये सब हम लोग ने बनाया, मेमोरेंडम में हम लोग ने सबमिट कर दिया, फिर ओरल एविडेंस के लिए बुलाया। तो ओरल एविडेंस में पे कमीशन का तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया, बाकी सब हम लोग बताया, मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट, सर्विस में 5 प्रमोशन होना चाहिए, वाइल ऑन प्रमोशन 2 इंक्रीमेंट होना चाहिए। अभी टेक्निकल में एलडीसी खत्म कर दिया, इसलिए हम लोग ने बोला सभी पोस्ट में एलडीसी का सुविधा होना चाहिए। उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन हमारा पास है, उसको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का कोटा में हमको जाने का सुविधा चाहिए, वो सब है, मेमोरेंडम आपको पढ़ना है। पेंशन मैटर में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, दीज 2 इश्यूज यू कैन नॉट डिस्कस, ये हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं।
लेकिन फिर हम लोग ने बोला जस्टिस मैडम है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, चेयरपर्सन, तो बोला मैडम आपको सुनना पड़ेगा ना, आप सिफारिश करेगा नहीं करेगा वो बात का सवाल। लेकिन वी आर रिप्रेजेंटिंग दी एम्प्लॉइज, जिसको एनपीएस है वो कितना तकलीफ फेस कर रहा है हम लोग को मालूम है। अब पेंशनर है, अभी मेजॉरिटी पेंशनर का एज है 70 का ऊपर है, तो कितना दिन जिंदा रहेगा दुनिया में, तो उनको 5 साल 10 साल कितना भी अभी दुनिया में रहेगा, उनको कैसे पे कमीशन इग्नोर कर सकता है? एंड यू आर टेलिंग दैट वी शुड नॉट बी देयर वॉइस बिकॉज टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज नॉट देयर। वी टोल्ड सॉरी यू हैव टू लिसन। तो बोला ठीक है अब बोलो। तो हम लोग मिनिमम सैलरी 5 फैमिली का यूनिट हम लोग रेकमेंड किया, हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन और 2 पेरेंट्स, इसको मिलके हम लोग 5 यूनिट रखा है। कारण इसका अलग अलग फार्मूला है, टाइम नहीं है उतना विस्तार में हमको बोलने के लिए। 5 यूनिट, तो उस 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट का अनुसार 69,000 मिनिमम पे हम लोग ने प्रपोज किया। उसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडिचर, ऑनलाइन वाईफाई का एक्सपेंडिचर, एंड्रॉइड फोन का एक्सपेंडिचर, वो सब उसमें इंक्लूड है। तो ऐसा है तो फिर पेंशन कितना होना चाहिए? तो 67% होना चाहिए, इट कैन नॉट बी 50%, because pension also is fixed on what? 50% of the pay, and pay is calculated with 3 units. When we are demanding pay should be calculated with 5 units, but pension में भी परिवर्तन होना चाहिए। It cannot be 50% of the last basic pay, it should be 67% of the last basic pay, and family pension cannot be 30%, it should be 50%. तो उसका भी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन वगैरह मेमोरेंडम में रखा है, आपको पढ़ने में समझ में आएगा। फिर कम्यूटेशन का भी हम लोग ने कैलकुलेट करके उनका सामने रखा है। 10 years यू आर रिकवरी, आप हमको कितना पैसा दिया, वो पैसा आप 10 साल से हमसे रिकवरी कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन में इधर उधर कुछ गड़बड़ हो सकता है, 11 साल में हमको रेस्टोर करो। तो केरला गवर्नमेंट 12 साल से वापस दे रहा है, गुजरात गवर्नमेंट 13 years में वापस दे रहा है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप तो सबके लिए मॉडल है, तो 11 साल से कम्यूटेशन का वैल्यू को आपको वापस करना है। फिर अभी 80 उम्र का बाद ही 20 साल पेंशन मिलता है, वो भी 81 होना चाहिए। 80 में नहीं मिलेगा, इवन तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, उसका बाद भी सरकार बोला नहीं, 81 का बाद ही आपको 20% हम देगा। कितना लोगों को मिलता है? अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट का अनुसार एवरेज इंडियन का एज है 72 to 73, तो 75 तक कौन जिंदा रहता है कम्यूटेशन वापस देने का, और 80 तक कौन जिंदा रहता है 20% वापस मिलने का पेंशन। तो इसलिए वी हैव टोल्ड, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड किया एवरी 5 years 5% इंक्रीज शुड बी। सो वी हैव डिमांडेड वंस 65 उम्र हो गया तो पेंशन शुड बी इंक्रीज बाय 10%, उसके बाद तो 5% आप इंक्रीज करके जाओ, वो सब रखा है। पेंशनर के लिए एलटीसी डिमांड भी रखा है, पेंशनर के लिए हाउस रेंट अलाउंस का डिमांड भी रखा है, पेंशनर के लिए 100% कैशलेस ट्रीटमेंट का सुविधा गारंटी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आजकल सीजीएचएस पेंशनर्स कितना तकलीफ फेस कर रहा है, वो सब निकालना है। एंड रेलवे में सीनियर सिटीजन कंसेशन कोविड का समय इन्होंने बंद कर दिया, उसको वापस करो, ये सब पे कमीशन का रिपोर्ट में पेंशनर के लिए रखा है। सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए हमने शॉर्ट में आपको बोल दिया, 69,000 शुड बी द मिनिमम पे, 3.833 should be the multiplication factor, rate of increment should be 6%, और प्रमोशन का समय 2 इंक्रीमेंट जोड़ना है। सर 30 years का सर्विस में 5 प्रमोशन गारंटी करना है। 5 का ऊपर तो ठीक है, लेकिन 5 तो मिनिमम जस्ट बी गारंटीड ऑन ए टाइम स्केल मैनर, नॉट ऑन वैकेंसी बेस्ड। श्री कुमार 6 साल कंप्लीट किया, उनका नेक्स्ट पोस्ट में प्रमोशन, पोस्ट नहीं है एसीपी, नॉट एमएसी, एसीपी पुराना एसीपी इन द प्रमोशनल पोस्ट वो देना है। एलटीसी साल में 1 दफा होना है, ऑल इंडिया एलटीसी 2 साल में 1 दफा होना है।
सर्विस में एक दफा विदेश जाने का, टूरिज्म को एंटरटेन करने का, विदेश जाने का, वंस इन सर्विस, पूरा सर्विस में एक दफा फैमिली के साथ विदेश का भी एनटीसी देना है, वो भी उसमें है। एयरली एनकैशमेंट अनलिमिटेड एनकैशमेंट करो, नहीं तो अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन करो, 600 दिन तक एनकैशमेंट करो। तो ये सब बहुत इश्यूज है। अभी हम ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कारण संडे है, आपको भी घर जाना, हमको भी वापस जाना, पर कल फिर 2 ही जगह में इसी को रिपीट करना पड़ेगा, इसी को रिपीट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, I can only assure you on behalf of our federation, All India Defence Employees Federation, nothing to worry. Don't worry. We have achieved so many things not because of the mercy of any government. कोई गवर्नमेंट आप लोग का ऊपर प्यार रखे, जवाहरलाल नेहरू का सरकार से लेके आज तक किसी भी सरकार आप लोग का ऊपर बहुत प्यार रखे, हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया। You fought. You have fought. आपने फाइट किया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज को 300 डेज का एनआईएस का बराबर छुट्टी आया। आपने फाइट किया, रिटायरमेंट के बाद सीएसटी कैंटीन आया। आपने फाइट किया, रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस का ट्रीटमेंट का सुविधा आया। आपने फाइट किया, इंडस्ट्रियल वर्कर को इंटरग्रेड रेशियो आया। तो आपने फाइट किया, एनपीएस में फैमिली पेंशन का सुविधा आया। आपने फाइट किया, बहुत लोग एनपीएस से अभी ओपीएस को वापस चले गया। एंड कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का भी जल्दी से जल्दी ऑर्डर आने वाला है। वी विल नॉट लीव एनीथिंग, वी विल फाइट। अभी चार्जमैन का प्रमोशन फाइट करके सब हो गया, लेकिन somebody goes to court and get a stay order। अब अभी क्या करें? बोर्ड का ऊपर इतना दबाव डालने के बाद उन लोग भी एक पिटीशन दाखिल किया। अभी 24 का हियरिंग आ रहा है। बोर्ड बहुत प्रयास कर रहा है, बोर्ड को इस पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। उन लोग काम नहीं करेगा तो क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन उन लोग भी दबाव डाल रहा है। लेकिन कोर्ट का मैटर, तो हमने चाहे डीजी को रिक्वेस्ट किया, द गवर्नमेंट लीडर शुड फिजिकली अपीयर एंड से 16,000 प्रमोशन, एक नहीं है, 4,000 प्रमोशन चार्जमैन का वैकेंसी है। और 4,000 एमसीएम चार्जमैन बनेगा, 4,000 HS1 एमसीएम बनेगा ना, 4,000 HS2 HS1 बनेगा, 4,000 स्किल्ड वर्कर HS2 बनेगा। 16,000 प्रमोशन पकड़ के रखा है। अभी बैक डेट में मिलेगा प्रमोशन? नहीं देगा ना। They will give only from prospective date। अब 13/6/2024 में SRO आ गया। अब 2 साल आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका जिम्मेदारी कौन है? तो वी हैव टू फाइट, वी विल नॉट लीव। इतना लोग रिटायरमेंट में गया, उन सबको नॉशनल उनका पेंशन में 10 रुपया मिलने दो, तो उसके लिए फाइट करेंगे। अभी तो नाइट ड्यूटी अलाउंस का ऑर्डर आ गया, जनरली बैक डेट से नहीं देते, लेकिन रेलवे को कौन सा डेट में दिया, उसी डेट से हम लोग को भी देना करके फाइट करके आपको भी 4/7/2022 से 43,600 बेसिस में एनडीए का उसी दिन से आरएस भी मिलेगा। लेकिन वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। हमारा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक्चुअल बेसिक पे में नाइट ड्यूटी अलाउंस पेमेंट करना है, तो उसी के लिए हमको फाइट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, ये सब फाइट करने के लिए देखिए आपको ताकत चाहिए। अभी नया लेबर कोड कम, 2 मिनट बोल के समाप्त कर रहा हूँ। न्यू लेबर कोड कम, 51% membership should be there to recognize a union। सरकार का उद्देश्य क्या है? एक भी यूनियन को रिकॉग्निशन नहीं दे, एंड फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज यूनियन को ही मिले। वो भी लिखा उसमें क्या क्या फैसिलिटी रिकॉग्नाइज यूनियन को देना है। तो 51 नहीं तो किसको 20% मिल रहा है उसको रिकॉग्निशन नहीं होगा। एक नेगोशिएटिंग काउंसिल सरकार बनेगा, उस काउंसिल में 20% का अनुसार ये रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर सकता है। अब 40 है तो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, बस। उस काउंसिल को क्या पावर है, क्या अधिकार है, किसी को नहीं मालूम। बस कमेटी चुनाव नहीं होगा, किसको 51% मिल रहा है वही पूरा बस कमेटी को नॉमिनेट करेगा, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी को नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल सेफ्टी कमेटी को नॉमिनेट करेगा, वही सब करेगा। तो फिर मेंबरशिप वेरिफिकेशन में हम
हम लोग 4 यूनियन छोड़ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, बाकी किसी को भी 51 नहीं है, सब 40 है, 35 है, 30 है, 40 है। तो उसमें फिर क्या हम लोग का परिस्थिति क्या होगा? सो कॉमरेड्स, ठीक है, फाइट करता है, अचीव करता है, बहुत बेनिफिट्स हम लोग को धीरे धीरे आ रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन वो सब आपको मिलने के लिए इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज वीक, if your organization is not having the desired membership, then how to fight? How to fight? Government will ignore you. Therefore, comrades, आप लोग सब यूनियन का कैडर लोग हैं, आज से प्रिपरेशन चालू करिए, कारण वो कभी भी आएगा। 8 मई से इम्प्लीमेंटेड, पुराना कोई कानून अभी नहीं है, एवरीथिंग हैज गॉन, नो ट्रेड यूनियन एक्ट, नो आईडी एक्ट, नो फैक्ट्री एक्ट, नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज कैंसल्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी सब नया कानून है, तो वो नया कानून 8 मई से लागू हो गया। सो देयरफॉर एनी टाइम whenever the membership verification comes, our AITF unions all over the country, wherever they are functioning, they all should ensure that our union gets more than 51% membership and we are the sole bargaining agent. उस सिचुएशन लेके आने के लिए हम लोग को सब प्रयास करना है, हम लोग को सब काम करना है। Ultimately, our strength and our unity only will achieve our demands and rights. Thank you, comrades.